आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस का एक लाइव टेस्ट लेके आ रहे हैं जिसका क्रम होगा तीसरा, यानी कि इसके 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन होगा कि विश्व का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस देश में है। सिंचित मतलब जिसकी सिंचाई की जाती है, ये आपको बताना है। देखिए वैसे तो यहाँ पे नंबर आपको नहीं दिख रहा है 1 2 3 4 का, इसलिए अगर आप अपना उत्तर कमेंट कर रहे हैं तो आपको सीधे चीन, जापान या फिर श्रीलंका इस तरह लिख के अपना उत्तर कमेंट करना है। सही उत्तर है चीन। आप देखेंगे कि चावल और चावल के साथ कई चीजों में चीन आगे है, तो चीन में सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र पाया जाता है। चीन एशिया का सबसे बड़ा देश भी है। हमारे यहाँ जो महाद्वीप है उनमें सबसे बड़ा है एशिया, और एशिया का सबसे बड़ा देश है चीन। चीन में एक नदी बहती है वांगहो, जिसको हम सारो ऑफ चाइना बोलते हैं, मतलब कि चाइना का दुख। इसके अलावा आप ये भी जानिए कि ये जैसे एशिया में सबसे बड़ा देश है, उसी तरह जो ये नदी है एशिया की सबसे बड़ी नदी है। वैसे पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी, जो कि है लगभग 6500 किलोमीटर। लेकिन वांगहो अगर देखा जाए तो नंबर में आती है तीसरे पे, मतलब कि विश्व में तीसरे नंबर पे, लेकिन एशिया में पहले नंबर पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, ये आपको बताना है। ये दूसरा क्वेश्चन है। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967-68 में। 1967-68 में हरित क्रांति में हमने गेहूं, चावल और इस तरह के उत्पादन के लिए कई टेक्निक अपनाए। आपको पता होगा कि जब भारत को आजादी मिली थी तो उस समय भारत में खाद्यान्न की भी एक गंभीर समस्या थी। उससे निपटने के लिए हरित क्रांति को लाया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत का बोस्टन किसको कहा जाता है। जैसे शहरों के उपनाम होते हैं, उसी तरह भारत का बोस्टन हम किसको बोलते हैं, ये आपको बताना है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 सेकंड मिलेगा, इसलिए आप अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। चाहे आप ये वीडियो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन देख रहे हो, अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। सही उत्तर है अहमदाबाद। अहमदाबाद को हम बोलते हैं भारत का बोस्टन। अहमदाबाद है गुजरात में, और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। अगला क्वेश्चन है कि काकड़ा पारा परियोजना किस नदी पर स्थित है। इस तरह परियोजनाओं से भी कई क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनते हैं। तो काकड़ा पारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह है ताप्ती नदी पर। ताप्ती नदी पर। आगे बढ़े तो जबलपुर किस नदी के किनारे बसा है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। 2 सेकंड है आपके पास। सही उत्तर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी आप देखेंगे कि इसका 80% भाग मध्य प्रदेश में, 10% भाग छत्तीसगढ़ में और 10% भाग गुजरात में बहता है। ये जबलपुर में एक वाटरफॉल भी बनाती है, जिसको हम धुआंधार वाटरफॉल बोलते हैं। जबलपुर के बारे में आपको बता दें, मध्य प्रदेश की राजधानी भले ही भोपाल है, लेकिन जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है वो जबलपुर में ही है। तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि लंदन किस नदी के किनारे बसा है, या फिर वाराणसी किस नदी के किनारे बसा है। वाराणसी है गंगा। और पूछा जाता है प्रयागराज, प्रयागराज भी है गंगा। वैसे गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों प्रयागराज में है। चलिए एक क्वेश्चन आप हमें कमेंट करके बताइए, आगरा किस नदी के किनारे है। आगरा या फिर दिल्ली किस नदी के किनारे है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में है। अभ्यारण्य मतलब कि जो जंगली जीवों को जहां पे रखा जाता है, तो जो सिमलीपाल अभ्यारण्य है ये है उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहां से पूछा जाता है कि रथ यात्रा कहां पे निकाली जाती है, तो रथ यात्रा निकाली जाती है उड़ीसा में। उड़ीसा को अगर आप मैप में देखें भारत के नक्शे में, तो ये बिल्कुल पूर्वी तट पे है, बे ऑफ बंगाल के पास में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ।
तो देखिए, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ 1950 में। भारतीय रेल के बारे में आपको बता दें कि अभी तक, यानी कि 2019 तक आप कह सकते हैं, भारतीय रेल पर पूरी तरह भारत सरकार का मतलब के अधिकार था। लेकिन अब कुछ ट्रेनों को प्राइवेट के तौर पे दिया जा रहा है, जिसमें से जो पहली ट्रेन दी गई थी उसका नाम था तेजस, जो कि चली थी लखनऊ से दिल्ली। इसको हरी झंडी दिखाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और अभी अभी जो लेटेस्ट में प्राइवेट ट्रेन चलाई गई है तेजस, ये चली है वाराणसी से, जिसका नाम महाकाल एक्सप्रेस है। इसमें लेकर विवाद भी हुआ था, लेकिन महाकाल एक्सप्रेस वाराणसी से चल रही है। ये 3 ज्योतिर्लिंग को कवर करेगी। भारतीय रेल के बारे में आपको बता दें कि 1924 से पहले केवल एक बजट आता था, लेकिन 1924 को रेल बजट को अलग कर दिया गया। बाद में ये प्रक्रिया करीब करीब 2015-16 तक रही। वहां के बाद फिर से इस समय अगर हम बात करें 2020 में, तो फिर से आपको एक ही बजट देखने को मिलता होगा। हमारे रेल मंत्री कौन है इस समय, आप उनका नाम हमें कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है कि थारू किस राज्य की प्रमुख जनजाति है। हर राज्यों की अलग अलग जनजातियां हैं, जहां पे जिनकी संख्या अधिक है उनको वहां की प्रमुख जनजाति कहा जाता है। तो थारू है उत्तरांचल की, यानी कि उत्तराखंड की। उत्तराखंड बना था 2000 में, किससे कट करके, तो उत्तर प्रदेश से कट करके। अगला क्वेश्चन है कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो देखिए, अंग्रेज यहाँ पे स्टैब्लिश हो गए थे लगभग 1650 के आसपास में। धीरे धीरे वो लोग अपना एरिया बढ़ा रहे थे, तो उस समय कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई 1773 में। जब आप संविधान पढ़ना या फिर पॉलिटी पढ़ना शुरू करेंगे तो पहले नंबर पे आपको ये पढ़ा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। तो जो भी उस समय सिस्टम था उसको रेगुलेट करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, और उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अगला है कि WHO की स्थापना किस वर्ष हुई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि विश्व में सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को देखता है। कहीं पर अगर कोई महामारी आए, तो जैसे कि अभी कोरोना वायरस का अटैक हुआ है चाइना में, तो यहाँ पे WHO की स्थापना की गई थी 1948 में। लेकिन अगर आपसे कई बार पूछा जाता है कि UN की स्थापना कब की गई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ, तो इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। और डेट पूछ लिया जाए तो 23 अक्टूबर डेट है। अगला है कि मनुष्य में लगभग कितना लीटर लार प्रतिदिन निकलता है। लार का काम क्या होता है, आपके भोजन को पकाना, खास रूप से भोजन को पाचन में सहायता करना। तो प्रतिदिन लार निकलता है लगभग 1.5 लीटर। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर है अग्नाशय। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है। देखिए, नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जाता है, और ये अल्फ्रेड नोबल के नाम पे दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबल, इन्होंने क्या बनाया था, तो डायनामाइट। और 1896 में जब इनकी मृत्यु होती है तो इनके वसीयत के बारे में पता चलता है, और 1901 से दिया जाने लगा। शुरू में ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन फिलहाल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। भारत में सबसे पहले 1913 में मिला रविंद्रनाथ टैगोर को, ये मिला था गीतांजलि के लिए। दूसरा मिला भारत में 1930 में CV रमन को। फिजिक्स में मिला था ये रमन इफेक्ट के लिए। इनको बाद में चल के भारत रत्न भी दिया गया 1954 में। तो बस आपको जानना है कि सबसे पहले किसको मिला, क्यों मिला, और अभी अभी मिला है अभिजीत बनर्जी को 2019 में, अभिजीत बनर्जी को। लेकिन इनको इकोनॉमिक्स में मिला है, और दिक्कत थोड़ी सी यहाँ है कि ये भारतीय नहीं है, ये केवल भारतीय मूल के हैं। मतलब कि ये पहले भारतीय थे या फिर इनके पिता भारतीय थे,
इसके अलावा 1948 में इकोनॉमिक्स में फुल टाइम मिला था एक इंडियन को, नाम था अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन। तो यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि सबसे पहले रसायन विज्ञान में किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था J.H. वेंट हफ को। अगला क्वेश्चन है कि चीन ने सबसे पहले वीटो का प्रयोग कब किया? देखिए वीटो होता क्या है कि यूएन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, वहां पे है क्या कि एक जो संस्था है उसमें 5 मेंबर हैं जो कि स्थायी हैं और 10 लोग हैं और अस्थायी। तो इन जो 5 लोग ये हैं, इनको पावर मिला है वीटो का। वीटो का कहने का ये मतलब है कि अगर किसी मुद्दे पे वोटिंग हो रही है और 4 लोगों ने अपना मत हाँ में दिया है, लेकिन एक व्यक्ति ने वीटो कर लिया। वीटो करने का ये मतलब है कि ना तो हाँ ना तो ना, तो उस कंडीशन में ये बिल पास नहीं होगी। वहां पे मेजोरिटी वाला रूल नहीं लगता है। यहाँ 5 में 5 को अपना मत देना जरूरी है। तो चीन ने सबसे पहले वीटो किया था 1972 में। अगला है कि नाटो में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? नाटो में तो नाटो में जो सदस्य देश हैं फिलहाल में इनकी संख्या है 26। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि संविधान के प्रारूप पर कुल कितना दिन बहस हुआ? सबको पता है कि संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा था। तो इसमें ये तो पूरा टाइम लगा, लेकिन बहस कितना दिन हुई? जैसे कोई भी मुद्दा आगे करके उस पे दोनों तरफ से या फिर सबको दिया गया था टाइम बोलने का, तो ये हुआ था लगभग 114 दिन। संविधान के लिए जो निर्माता के रूप में जाना जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में चल के भारत के राष्ट्रपति बने। इनसे पहले जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ये भी बिहार से थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बिहार से थे। अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत आजाद हुआ 1950 में, तो राज्य गठन की प्रक्रिया में तेजी लाई गई और लोगों की मांग भी बढ़ गई। उस समय केवल 14 राज्य हुआ करते थे, लेकिन अलग अलग लोग प्रोटेस्ट करने लगे अपने अपने राज्य के लिए। तो उस समय राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष बनाए गए फजल अली। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस दुर्घटना कब हुई? इसमें MIC मेथाइल आइसोसाइनाइट गैस लीकेज हुई थी, जिसमें ढेर सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ये हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। भोपाल, ये कई बार पूछा गया है गैस का नाम, तो MIC याद रखिए, मेथाइल आइसोसाइनेट। अगला है कि श्वेत रक्त कण, जिसको हम WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं, इसका जीवन काल कितना होता है? मतलब कि जो आज आपके शरीर में WC बना है, ये कब तक रहेगा? अपना उत्तर 2 सेकंड में कमेंट करके बता दिया करिए। ये जरूरी नहीं कि आप ऑनलाइन ही वीडियो देख रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि हर रोज शाम को 7 बजे 7:15 पे ये वीडियो आपको मिलती है, तो आप चाहे तो इस समय लाइव होकर देख सकते हैं, या फिर अगर आप ऑफलाइन भी देख रहे हैं तो अपना उत्तर कमेंट करके बताया करिए। सही उत्तर है 1 से 4 दिन। कहने का मतलब यह है कि जो WBC आज बनेगा वो चौथे दिन जाके, मतलब कि चौथे दिन जाके खत्म हो जाएगा। तो ब्लड में 2 होता है, WBC और RBC। तो RBC का जीवन काल होता है लगभग 120 दिन। अगला है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? बेहद आसान क्वेश्चन है। ये होता है कैंडिला। कैंडिला। अगला क्वेश्चन है कि अल्कोहल कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे जमता है? तो अल्कोहल जमता है, अल्कोहल मतलब शराब, नॉर्मली शराब को भी अल्कोहल बोला जाता है। तो आप अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। सही उत्तर है -115 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए होता क्या है, हमारे यहाँ जो तापमापी यूज होता है, तापमापी, उसमें हम क्या यूज करते हैं? पारा यानी कि मरकरी। पारा मरकरी हम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर, मतलब 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये लिक्विड के फॉर्म में रहता है, तो इसको हम यूज करते हैं। लेकिन जो पारा है ये -39 डिग्री पर जम जाता है। ठीक, अब जब ये 39 डिग्री पर जम जाता है, तो
जैसे कि रूस में वोस्तक है या फिर और भी कई शहर हैं जहाँ पे हमेशा -30 या फिर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है, तो वहाँ पे हम तापमापी में पारा कैसे यूज कर पाएंगे? तो वहाँ पे हम तापमापी में अल्कोहल का यूज करते हैं। तो अल्कोहल का जमने का तापमान है -115 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है आपके एग्जामों में। सही उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा है सबसे अधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक पक्की सड़कों वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। सबसे अधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा। अगला क्वेश्चन है कि नाम यानी कि गुट निरपेक्षता आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? यह हुआ था 1961 में। 1961 में। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जो जीवाणु होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या पूछा गया है। तो जीवाणु में केवल एक ही गुणसूत्र होता है। आगे बढ़े तो अगला है कि भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के आंकड़े को कौन जारी करता है? मतलब कि राष्ट्रीय आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, ये काम किसका है? तो ये काम है सीएसओ का। सीएसओ का। देखिए जो सेबी है ये जो इंश्योरेंस वाला काम है या फिर जो फंड वाला काम है, शेयर मार्केट है, इसको रेगुलेट करने का काम सेबी करता है। लेकिन जो सीएसओ है इसका काम है राष्ट्रीय आय की जनगणना और उसको जारी करना। अगला है कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केटों के नियंत्रण का अधिकार किसको दिया गया है? अभी अभी हमने आपको बताया म्यूचुअल फंड हो या फिर स्टॉक मार्केट, तो इसको रेगुलेट कौन करता है? सेबी। सेबी। अगला क्वेश्चन है कि मोटरसाइकिल के आविष्कारक कौन है? इनमें से आपको बताना है। तो मोटरसाइकिल के आविष्कारक है जी डैमलर। जी डैमलर है मोटरसाइकिल के आविष्कारक। आगे बढ़े तो अगला है कि गैट का स्थान डब्ल्यूटीओ ने कब लिया? मतलब पहले गैट के नाम से था, बाद में ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट किया गया। तो ये कब कन्वर्जन किया गया? आपने देखा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये व्यापार संबंधी चीजों को देखता है। तो ये किया गया था 1995 में। 1995 में। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति 60 से बढ़ा करके 62 कर दी गई? हर एक बड़े राज्य में आप देखेंगे कि वहां का राज्य लोक सेवा आयोग है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का यूपीपीएससी। इसी तरह जो छोटे छोटे राज्य हैं उनको 2 को मिला करके 1 बनाया गया है। तो इन राज्य लोक सेवा में पहले जो सदस्य होते थे उनकी अधिकतम उम्र थी 60, बाद में कर दी गई 62। ये की गई 1976 में। संविधान संशोधन था 41वां। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहां पर स्थित है? 2 सेकंड होगा आपके पास। सही उत्तर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में है। अगला है कि पाचन और श्वसन नलिका कहां क्रॉस होती है? अगर आप देखेंगे इसमें से तो आपको आसानी से पता नहीं चलने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे सारे ऑप्शन आपको मुंह में ही मिल रहा है। तो ये होता है ग्रसनी में। जो खाना नीचे जाता है वहां पे क्रॉस होता है ग्रसनी में। यहाँ पे पाचन और श्वसन नलिका एक जगह क्रॉस होती है। अगला है कि निम्न में कौन सा तत्व 14 साल तक के बच्चे की वृद्धि के लिए सबसे अधिक जरूरी है? सीधा ये जानिए कि शरीर में ग्रोथ के लिए कौन अनिवार्य होता है? जो कि पाया जाता है सोयाबीन में, मशरूम में। अब तक आपने कमेंट कर दिया होगा। सही उत्तर है प्रोटीन। सोयाबीन में पाया जाता है 42%, या फिर दालों में भी ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पे कार्य करता है? गुर्दा किस सिद्धांत पे? तो ये काम करता है अपवहन पे, या फिर इसको हम डायलिसिस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी कब होती है? ये होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को।
अगला है कि किस चीनी राजा ने 220 ईस्वी पूर्व चीन की विशाल दीवार को बनवाया था। चीन के दीवार के बारे में आपने सुना होगा, तो इसको बनवाया गया था एक चीनी राजा के द्वारा लगभग 220 ईस्वी पूर्व में। ये बनवाया गया था शी होंग टी के द्वारा। देखिए, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं इसका टेस्ट देना खुद ब खुद या फिर पीडीएफ डाउनलोड करना, तो ये सब आपको ऐप पे मिल जाएगा। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिलता है। अगला है कि गुप्त संस्था जो कि अभिनव भारत है, इसके संस्थापक कौन है। कुल मिला के अभिनव भारत के संस्थापक कौन है, ये आपको बताना है। तो ये है गणेश सावरकर, जिनको लेकर आज की पॉलिटिक्स में भी विवाद होता रहता है। तो अभिनव भारत के संस्थापक थे गणेश सावरकर। अगला है कि बादामी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था। चालुक्यों का संस्थापक आपको बता देना है, ये थे जयसिंह, और जयसिंह भी कई थे, यानी कि जयसिंह प्रथम। अगला क्वेश्चन कि सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है। न्यूनतम दूरी 3 जनवरी, तो अधिकतम दूरी 4 जुलाई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला है कि प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर है। करीबा बांध ये है जाम्बेजी नदी पे, जो कि वर्ल्ड लेवल से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि पृथ्वी के निकटतम सितारे से प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है। आपको 2 सेकंड मिल रहा है, आप अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताया करिए। ये लगता है लगभग 4.3 वर्ष सितारे से, मतलब किसी भी तारे से। अगला है कि हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। बाद में इन्होंने कन्नौज कर लिया, तो प्रारंभिक कहाँ थी। तो पहली थी थानेश्वर, बाद में इन्होंने कर लिया था कन्नौज। अगला है कि क्षोभ मंडल की मोटाई या फिर ऊंचाई किस ऋतु में बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल मतलब कि जो वायुमंडल है उसको हम 5 भागों में बांटते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। यहाँ मध्य मंडल है, यहाँ आयन मंडल है, यहाँ बहिर्मंडल है, लास्ट में बहिर्मंडल है, शुरू में क्षोभ मंडल है। तो क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है किस ऋतु में। ये बढ़ जाती है ग्रीष्म ऋतु में। अगला है कि फेरल का नियम किससे संबंधित है। फेरल का नियम, तो फेरल का नियम बताता है पवनों की दिशा। अगला क्वेश्चन कि गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। तो गंगा सिंधु मैदान में सबसे अधिक पाई जाती है जलोढ़ मृदा। अगला है कि कपास का रेशा पौधे के किस भाग से मिलता है। कपास का जो यूजफुल भाग है वो रेशा होता है, तो ये रेशा मिलता है उसके फल से। जब कपास का फल होता है उसमें मिलता है हमको रेशा। अगला है कि कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था। तो कण्व राजवंश का संस्थापक था वासुदेव। अगला है कि निम्न में से कौन जानवर वैदिक सभ्यता द्वारा ज्ञात नहीं थे। मतलब कि वैदिक सभ्यता में इनके बारे में बात नहीं की गई है, ये पूछा गया है। हाथी के बारे में बात की गई है, घोड़ा के बारे में तो जरूर बात की गई है, शेर के बारे में भी बात की गई, लेकिन चीता के बारे में बात नहीं की गई है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा चीता। अगला है कि सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम क्या है, कहाँ से आता है, किस वेद में आयुर्वेद के बारे में बताया गया है, ये आपको बताना है। तो ऋग्वेद में नहीं, यजुर्वेद में बताया गया है, यजुर्वेद में। सही उत्तर होगा यजुर्वेद। अगला है कि संगम साहित्य की भाषा कौन सी है। संगम साहित्य ये दक्षिण भारत में होता था, और दक्षिण भारत में बस एक ही भाषा है इसमें से, तमिल। अगला और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन कि कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है। ये रहता है 1/10 सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड का 10वें भाग तक। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ हमें कमेंट करके बताएं कि आपने इन 50 क्वेश्चनों में से कितना किया। अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ डाउनलोड करना तो ऐप डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।